हाय दोस्तों। पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था। हम ये बात समझने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे एक ऑल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन निकाला जा सकता है बिना उसे फुल लोड पर चलाए। इसके लिए हमने क्या पढ़ा कि कुछ एक्सपेरिमेंटल मेथड्स होते हैं जिससे कि वोल्टेज रेगुलेशन डिटरमाइन होता है। जिसका पहला मेथड मैंने आपसे लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया, दैट वाज ईएमएफ मेथड। वहां मैंने ये बताया ईएमएफ मेथड एक ऐसा मेथड है जिसने सिंक्रोनस इंपीडेंस और सिंक्रोनस रिएक्टेंस का कॉन्सेप्ट हमें दिया। तो उसने बोला भाई जेडएस निकाल लो। जेडएस कैसे निकाल लो? वीओसी और आईएससी का रेशो लेके। और आरए मेजर कर लो वोल्ट मीटर एमीटर मेथड से, वहां से मिल जाता है एक्सेस। आरए और एक्सेस को जानते हुए ईएमएफ निकल सकता है और ईएफ और वीटी से निकल सकता है वोल्टेज रेगुलेशन। उसको हमने ईएमएफ मेथड क्यों बोला था? क्योंकि उसने क्या किया था, आर्मेचर रिएक्शन और लीकेज दोनों को एज वोल्टेज ट्रीट करके ही वोल्टेज रेगुलेशन निकाला था। अब इसी लाइंस पे हम आगे जो मेथड्स पढ़ेंगे और मेथड्स देखेंगे कि कैसे इससे ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट लिया जा सकता है। क्योंकि मैंने ये भी आपको साथ साथ बताया था कि ईएमएफ मेथड एक्यूरेट नहीं होता जस्ट बिकॉज इट इज अ पेसिमिस्टिक मेथड। इट गिव्स रिजल्ट्स मोर देन द एक्चुअल वैल्यू। तो आज हम लोग जो पहला मेथड पढ़ने वाले हैं दैट इज बेसिकली योर एमएमएफ मेथड। ठीक है। अब जैसे ईएमएफ मेथड क्या करता है, आर्मेचर रिएक्शन और लीकेज दोनों को किस में कन्वर्ट कर देता है? वोल्टेज में, ईएमएफ में। ऐसे ही एमएमएफ मेथड हमारा क्या करता है, दोनों को एमएमएफ के टर्म्स में ही कंसीडर करता है। ठीक है। तो इसमें लिखना, इन एमएमएफ मेथड both armature reaction and leakage are considered in terms of MMF instead of EMF। ठीक है। अब ये कैसे? देखो, EMF की अगर इक्वेशन लिखी जाए एक ऑल्टरनेटर के अंदर तो क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? VT प्लस IARA प्लस JIA XAL प्लस JIA XAR। अब देखो, जब मैंने आपको मॉडल ऑफ ऑल्टरनेटर कवर कराया था तो मैंने ये भी चीज बताई थी कि ये जो ईएमएफ है, लीकेज ईएमएफ, ये एक्चुअल में माइनस जे आई ए एक्सएल था। क्योंकि ईएमएफ लैग्स फ्लक्स बाय 90 डिग्री, इसीलिए माइनस साइन आया था। ऐसे ही मैंने बताया था ई ए आर जो था वो माइनस जे आई ए एक्स ए आर आया था। अब अगर उल्टा जाना स्टार्ट करो तो EF इज बेसिकली VT प्लस IARA माइनस EAL माइनस EAR, ऐसा हो जाएगा। अब क्या करते हैं, देखो, एज्यूम एज्यूम मशीन इज अनसैचुरेटेड। अब ऐसा मान लो कि जनरेटर में सैचुरेशन नहीं आया है। अगर जनरेटर में सैचुरेशन नहीं आया है तो ईएमएफ फ्लक्स के प्रोपोर्शनल है, जो खुद किसके प्रोपोर्शनल होगा? एमएमएफ के। भाई, फ्लक्स और एमएमएफ तभी प्रोपोर्शनल हो सकते हैं जब रिलक्टेंस कांस्टेंट रहे। रिलक्टेंस कांस्टेंट होने का मतलब देयर इज नो सैचुरेशन। तो हम ये कह देते हैं ईएमएफ इज माइनस जे के एफ। माइनस जे क्यों? ईएमएफ लैग्स फ्लक्स बाय 90 डिग्री। ठीक है। तो इसीलिए माइनस जे आएगा और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमने लिख दिया के। अब मेरे पास पूरी इक्वेशन ईएमएफ की टर्म्स में है, लेकिन मुझे जाना किस में है? एमएमएफ। तो पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो माइनस जे के से, तो लिखोगे क्या? EF बाय माइनस जे के VT प्लस IARA। ये दोनों तो देखो वोल्टेज ही हैं, इसको भी डिवाइड कर दो माइनस जे के से। फिर माइनस EAL बाय माइनस जे के माइनस EAR बाय माइनस जे के।
अब EF से जो MMF निकलेगा वो होगा FF। ये हो गया FF। ऐसा एक्चुअल में कौन सा MMF है ये? जो MMF फील्ड वाइंडिंग बनाती है। अब VT प्लस IARA को जब माइनस JK से डिवाइड करोगे तो ये कोई एक्चुअल MMF नहीं देता, ये एक MMF दे देता है जिसको हाइपोथेटिकली कह दिया जाता है FR1, क्योंकि इसकी जो यूनिट आएगी ना वो MMF वाली आएगी। ऐसा कोई MMF नहीं होता जिससे कि VT प्लस IARA वोल्टेज इंड्यूस हो। एक चीज सोचो ना, ये इंड्यूस्ड EMF थोड़ी ना है। VT है टर्मिनल वोल्टेज, IARA है वाइंडिंग में रेजिस्टेंस का ड्रॉप। ये इंड्यूस्ड वोल्टेज नहीं है, और जब ये इंड्यूस्ड वोल्टेज नहीं है तो इससे अगर MMF बनाने की कोशिश करते हो तो वो MMF एक हाइपोथेटिकल MMF आता है FR1। लीकेज से बनने वाला MMF होगा FAL और आर्मेचर रिएक्शन के लिए FAR। तो मैंने यही बोला, इसको MMF मेथड बोल इसलिए रहा हूं कि लीकेज और आर्मेचर रिएक्शन दोनों ही किसकी टर्म्स में आ गए हैं? MMF के टर्म्स में। अगर दोनों को MMF कंसीडर करोगे तो MMF मेथड, और दोनों को ऐसे वोल्टेज की तरह लोगे तो EMF मेथड। तो ये ध्यान रखो, ये जो XAR वाला कॉन्सेप्ट आया है ये किसने दिया था? EMF मेथड ने। तो मैं तुम्हें यहां पे क्या समझा रहा हूं, एक्चुअल में उल्टा चल के ये बता रहा हूं कि MMF मेथड का एजम्पशन क्या है। ठीक है, EMF मेथड ने तो आर्मेचर रिएक्शन को एक रिएक्टेंस बना दिया था, लेकिन एक्चुअल में आर्मेचर रिएक्शन जो शुरू हुआ था वो MMF और फ्लक्स से शुरू हुआ था, ना कि रिएक्टेंस से। तो ये हमने बेसिकली उल्टे प्रोसेस में गए। और यहां से एक चीज और हमें समझनी होगी या याद रखनी होगी कि MMF मेथड ये मान के चलता है कि मशीन अनसैचुरेटेड है। अब देखो इसके अंदर करते क्या हैं, स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि VT का एक फेजर बना लो। मान लो ये अपने पास VT है, इससे कोई लैगिंग लोड लगा है तो वो IA ड्रॉ कर रहा है, कितना एंगल पे? फाई। अब VT में IARA ऐड अगर कर दिया जाए, छोटा सा लेना एकदम IARA अगर ऐड कर दिया जाए तो इससे बनने वाला EMF, इन दोनों के सम को मैंने लिख दिया ER1। क्यों लिखा ER1? क्योंकि उसके MMF को लिख रहा हूं FR1। अब EMF MMF से 90 डिग्री लैग करता है, या ये कह दो MMF EMF से 90 डिग्री लीड करता है। बात समझे? EMF फ्लक्स से 90 पीछे है या फ्लक्स EMF से 90 आगे है। ठीक है, तो ये वाला MMF हो गया FR1। कितने एंगल पे भाई? 90 डिग्री, और इस एंगल को मैंने मान लिया अल्फा। अब देखो क्या होगा, IA के सेम फेज में IA से बनने वाला MMF आना चाहिए FAR और FAL। अब हम क्या जानते हैं, ये FR1 और FAR प्लस FAL को सब्ट्रैक्ट करके क्या मिल जाएगा? FF। तो FF कैसे निकालोगे? दो फेजर या दो वेक्टर सब्ट्रैक्ट करने हैं जो कि कितने एंगल पे हैं? ध्यान से देखो, ब्लैक से ब्लैक 90, फिर अल्फा, तो कितने एंगल पे? 90 प्लस अल्फा। तो दो फेजर को सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे जो 90 प्लस अल्फा पे हैं? FR1 का स्क्वायर FAR प्लस FAL का स्क्वायर माइनस 2 FR1 FAR प्लस FAL cos 90 प्लस अल्फा। cos 90 प्लस अल्फा कितना होता है भाई? ये होता है माइनस साइन अल्फा। तो ये हो जाएगा FF स्क्वायर प्लस FAR प्लस FAL स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 FR1 FAR प्लस FAL साइन अल्फा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? अब देखो इसका मतलब है मुझे क्या क्या क्वांटिटीज चाहिए FF निकालने के लिए। एक तो FR1, एक FAR प्लस FAL, और एक अल्फा एंगल। अब अल्फा एंगल कैसे निकालोगे?
मान लो ऐसा कभी होता है कि वो बोल दे कि जो आर्मेचर करंट है या एक लोड है जो आर्मेचर करंट ले रहा है 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग पे, तो तुम क्या करोगे? मान लो एज्यूम सपोज IA एज रेफरेंस, तो तुम कहोगे जो VT होगा वो होगा VT एट एन एंगल फाई। तो ER1 निकाल लोगे कैसे? VT एंगल फाई प्लस IA एंगल 0 इंटू RA। तो जो ER1 का जो एंगल आएगा ये इसका एंगल होगा अल्फा। अल्फा ऐसे मिल जाता है। IA को रेफरेंस मान लो, तो कोई भी सिस्टम है उसका लोड तो तुम्हें गिवन होगा ना भाई, कि ऑल्टरनेटर से जो लोड लगा है वो एक पर्टिकुलर पावर फैक्टर पे पावर कंज्यूम कर रहा है। तो VT को रेफरेंस ना मानते हुए आसान है, IA को रेफरेंस मान लो और ER1 निकाल लो, तो जो भी ER1 का एंगल आएगा वही अल्फा है। एक बार अल्फा मिल गया तो क्या क्या क्वांटिटीज चाहिए? FR1 FAR प्लस FAL, ये अगर मिल जाए तो क्या मिल सकता है? FF। बात क्लियर हुई? अल्फा कहां से आएगा? इतना क्लियर है ना? ये रब कर दूं तो एक पॉइंट लिखना, इन दिस मेथड वी डू नॉट डायरेक्टली डिराइव द इंड्यूस्ड EMF, but we try to find field MMF by the use of FR1 and FAR plus FAL oriented at an angle 90 plus alpha. Next point, the angle alpha can be determined by finding the voltage ER1 from VT and IARA, and then we only need FR1 and FAR plus FAL. अब MMF निकालने बचे, उनके बीच का एंगल हमें क्लियर है। अब स्टेप्स लिखो, अब ये MMF आते कैसे हैं, तो इसमें लिखो, फर्स्ट लिखना प्लॉट OCC एंड SCC, पहला स्टेप। दूसरा, फाइंड ER1 इक्वल टू VT प्लस IARA and assume OCC gives correct relation between ER1 and FR1. Assume OCC gives correct relation between ER1 and FR1. Then find FR1 using OCC. अभी ग्राफिकली सारे स्टेप समझाऊंगा, ठीक है? अगला पॉइंट, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ IA फाइंड FAR प्लस FAL either using SCC or using ZPFC, ठीक है? स्टेप 4, फाइंड FF यूजिंग द इक्वेशन डिस्क्राइब्ड, ये इक्वेशन मैं बता चुका हूं ना, इसलिए लिख रहा हूं यूजिंग द इक्वेशन डिस्क्राइब्ड, एंड फाइंड करस्पॉन्डिंग EF फ्रॉम OCC टू फाइंड द वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है? बात क्लियर हुई? FF आने के बाद EF निकाल लोगे किससे? OCC से। EF और VT मिल जाने के बाद क्या मिल गया तुम्हें? वोल्टेज रेगुलेशन। कहीं भी मशीन को फुल लोड पे नहीं चलाना पड़ा। अब देखें, देखो, अब मैं कहता हूं कनेक्ट, अगर ZPFC का यूज करना है, कनेक्ट अ ZPF लोड टू alternator that draws desired IA। जितने IA पे तुम्हें वोल्टेज रेगुलेशन निकालनी है उतना ही IA हमारा लोड लेना चाहिए। बात समझ रहे हो? एक ऐसा ZPF लोड कनेक्ट करो ऑल्टरनेटर पे जो कितना करंट ले रहा है, जितने करंट पे तुम्हें वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है। बात क्लियर है? अब देखो क्या होगा, मैं यहां फिगर बना के समझाता हूं। सबसे पहले देखो, ये VT का फेजर मैंने बना लिया और IA इससे 90 डिग्री
लैग कर रहा है। ये हो गया अपना IA, कितना लैग कर रहा है 90 डिग्री। अब VT में IARA को ना ऐड कर लो, छोटा सा ले लो, एकदम छोटा सा ले लो IARA और इसको ऐड कर लो। तो ये मिल गया ER1, ठीक है। अब मैंने क्या बोला है स्टेप 1 में कि OCC और SCC बना लो, उसके स्लैश करके लिख लेना ZPFC, SCC की जगह ZPFC भी ले सकते हो। अब देखो जो भी ग्राफ बनाओगे ना वो इससे जोड़ के बनाना। जोड़ के कैसे? इसका बेस ना आगे एक्सटेंड कर लेना इस तरह से, ठीक है। अब इसी पे ग्राफ ड्रॉ कर लेना। अब यहां आता है VT और यहां IF या फिर FF। फील्ड करंट भी हो सकता है, MMF भी हो सकता है। ये मैं ले गया OCC, ठीक है। इससे थोड़े डिस्टेंस पे ले लो ZPFC। ये मैं कैरेक्टरिस्टिक पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं ना, दोनों OCC और ZPFC। अब क्या करो, कितनी हाइट या कितना वोल्टेज ले लो ER1 के बराबर, और OCC से ये निकाल लो उसके लिए MMF कितना रिक्वायर्ड है। देखो कैसे, ये हुआ वोल्टेज पता है तो उसके अकॉर्डिंगली जो MMF आएगा वो FR1 आएगा। और इसीलिए मैंने ये बोला है, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि OCC ER और ER1 और FR1 के बीच में करेक्ट रिलेशन बताता है, ताकि मैं ER1 को देख के क्या बता दूं FR1। तो ये जो वैल्यू है ना ये ER1 है। अब तुम कहोगे भाई ये तो चालाकी हो गई, यहां बहुत लोगों ने हो सकता है नोटिस भी ना किया हो। एक्चुअल में ये हाइट ना VT थी, ये ER1 नहीं थी। ER1 वाली हाइट इससे हल्की ऊंची होती, लेकिन अगर ऐसा कहीं फिगर दिख जाए किसी भी किताब में तो इसका मतलब है इन्होंने ये मान रखा है कि RA काफी छोटा है। अगर RA काफी छोटा है तो VT और ER1 ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो FR1 आ गया, अल्फा निकालना बता चुका हूं। अब क्या निकालना बचा? FAR प्लस FAL। वो कैसे निकालते हैं? तुम्हें यह पता है कि तुम्हारा VT कितना आ रहा है ZPF लोड के लिए, इस VT के अनुसार हम पता लगा लेते हैं टोटल MMF कितना चाहिए, और ये जो डिफरेंस है ये हो जाता है अपना FAR प्लस FAL, और ये होता है FF। ऐसा इसलिए देखो ER1 के परपेंडिकुलर होता है अपना FR1, ये होता है IA के सेम फेज में होता है FAR प्लस FAL। तो सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है इसका अपोजिट ऐड कर देना, FAR प्लस FAL, ये हो जाता है FF। तो ऑलमोस्ट FR1 और FAR प्लस FAL का जो सम होता है वही FF होता है। तो ये डिफरेंस मेजर करके क्या मिल गया? FAR प्लस FAL, और पहले वाले इंटरसेक्शन से क्या मिल गया? FR1। दोनों मिल गए, अल्फा पता है, क्या निकाल दोगे? FF। ये मत सोचना यही FF ले लोगे, ये FF तो जीरो पावर फैक्टर लोड के लिए है, लेकिन लोड का पावर फैक्टर कुछ भी हो सकता है। तो ये FF हमारा आंसर नहीं है, हमें सिर्फ यहां से दोनों के बीच का गैप देखना है, और वो गैप क्या बताएगा? FAR प्लस FAL। और FR1 भी मिल गया, FR1 पता है, FAR प्लस FAL पता है। इनका एडिशन कैसे करोगे? जो इक्वेशन अभी मैंने तुम्हें पैरेललोग्राम लॉ वाली लिखवाई थी, √a² प्लस b² माइनस 2ab cos 90 प्लस अल्फा, उसकी मदद से FF आएगा, और FF देखते हुए क्या निकाल दोगे? EF। एक बार EF मिल गया, VT मिल गया, क्या मिल गया? वोल्टेज रेगुलेशन। तो ये लिख लेना, डू नॉट कंसीडर द FF shown in the figure because it is the field excitation for zero power factor lagging load, but the load under actual operating condition is different
So from this graph we only observe two values, FR1 and FAR plus FAL, FR1 and FAR plus FAL, and add them according to the equation described to find FF, and using FF we find EF from OCC. ठीक है, एक बार EF मिल गया तो मिल जाएगा वोल्टेज रेगुलेशन। ये मेथड क्लियर हुआ क्या करना है? और चाहते तो देखो ऐसा भी कर सकते थे कि SCC प्लॉट कर लो। SCC का ग्राफ तो हमें पता है ना, लीनियर होता है, लीनियर होता है। जितना भी IA तुम्हें चाहिए था उसके अकॉर्डिंग यहां से जो MMF मिलता वो डायरेक्टली हो जाता है FAR प्लस FAL। ठीक है, चाहते तो ये काम SCC से भी कर सकते थे, जरूरी नहीं कि ZPFC का ही यूज किया जाए। बात क्लियर हुई? ठीक है, अब इसके बाद देखो अगला मेथड आता है अपना जीरो पावर फैक्टर मेथड और पोर्टियर ट्रायंगल मेथड। तो अगला लिखना जीरो पावर फैक्टर मेथड और पोर्टियर ट्रायंगल मेथड। अब देखो क्या होता है, जो मेथड अभी हमने पढ़ा है MMF मेथड, ये मेथड भी एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता। लेकिन हमने EMF मेथड में ये बोला था कि EMF मेथड तो पेसिमिस्टिक मेथड है, जो रिजल्ट आना चाहिए उससे ज्यादा देता है। तो भाई MMF मेथड में क्या बात हुई? तो तुम ये बोलना, ये लिखो, EMF method is a pessimistic method that gives voltage regulation higher than the actual value, whereas MMF method is a optimistic method that gives voltage regulation less than the actual value। ठीक है, अब पोर्टियर ट्रायंगल ने ऐसा क्या किया डिफरेंट जो कि ना EMF मेथड ने किया ना ही MMF मेथड ने। अब दिक्कत ये थी, देखो EMF मेथड आर्मेचर रिएक्शन और लीकेज दोनों को मान रहा था वोल्टेज ड्रॉप, और MMF मेथड दोनों को मान रहा था MMF। तो पोर्टियर ट्रायंगल ने डिफरेंट क्या किया, उसने बोला भाई लीकेज को मान लो वोल्टेज और आर्मेचर रिएक्शन को मान लो MMF। दोनों को एक सिंगल मेथड की तरह या सिंगल क्वांटिटी की तरह ना देखा जाए, तो इसलिए इससे आने वाला रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट होता है एज कंपेयर टू योर EMF और MMF मेथड। तो इसमें लिखना, पोर्टियर ट्रायंगल कंसीडर्स लीकेज as a voltage drop and armature reaction in terms of MMF, and hence it gives more accurate result than both EMF and MMF method, than both EMF and MMF method। अब देखो जैसे पिछले मेथड में हमने लीकेज को भी MMF में कन्वर्ट कर लिया था, देखो यहां भी यूज तो OCC और ZPFC होते हैं, इसीलिए अभी जो है ना मैं इन कर्व्स को रिमूव नहीं कर रहा हूं, ये कर्व्स बने रहने दो। ठीक है भाई, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि देखो हम लोग क्या डिफरेंट करते हैं कि लीकेज को MMF में मत लो, MMF में सिर्फ किसे लो, MMF में सिर्फ लो आर्मेचर रिएक्शन को। तो इस बार ऐसा कर लेते हैं कि EMF की ये इक्वेशन थी ना, VT प्लस IARA प्लस JIAXAL, इसको तो एक साथ क्लब कर लेते हैं और इसको अलग छोड़ देते हैं JIAXAR। अब पहले की तरह ही लिख लो, JIAXAR जो होता है वो नेगेटिव ऑफ EMF होता है ना,
JIA-XAL, ये तो वोल्टेज में ही रहने दो, और जैसा मैंने MMF में भी लिखा था माइनस EAR। अब क्या करो, माइनस JK से डिवाइड कर दो, EF बाय माइनस JK VT प्लस IARA प्लस JIA-XAL बाय माइनस JK माइनस EAR बाय माइनस JK। अब ये जो लेफ्ट में क्वांटिटी आई, ये हुई FF, ये हुई FR और ये हुई FAR। ठीक है, अगर सर्किट के टर्म्स में भी सोचोगे तो देखो सर्किट कैसा बनता है। ये होता है EMF EF, फिर ये JXAR, JXAL, RA, और फिर ये वैल्यू VT। अब मैंने बोला VT में सिर्फ IARA मत ऐड करो, VT में बल्कि और क्या ऐड कर दो, JIA-XAL, तो उससे बनने वाला EMF हो जाता है ये ER, और इसका MMF होता है FR, और ये वाला EMF होता है EAR। ठीक है, तो जैसे पिछले मेथड में VT में IARA ऐड करके पहले ER1 बनाया था, इस बार IARA के साथ साथ और क्या ऐड करोगे, JIA-XAL, और जो EMF बनेगा दैट विल बी ER। इस बार ER1 नहीं बल्कि EMF कौन सा लेना है, ER, और उस ER से क्या निकालोगे, FR, और जैसे पिछले मेथड में FAR प्लस FAL निकाला था, इस बार सिर्फ निकालोगे FAR, इस बार FAR प्लस FAL नहीं निकलेगा। अब देखो क्या करते हैं, स्पेशली इस मेथड के अंदर आर्मेचर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देते हैं, जनरली RA को स्मॉल मान के इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि RA जो है XAL और XAR के कंपैरिजन में काफी एक छोटी वैल्यू आती है। ठीक है, तो इसमें लिखना, इन दिस मेथड आर्मेचर रेजिस्टेंस इज जनरली इग्नोर्ड बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल as compared to armature reaction and leakage। ठीक है, अब देखो क्या करना पड़ेगा, मान लो ये VT है, ये IA है एट एन एंगल फाई। अब VT में ऐड कर दिया जाता है JIA-XAL, RA को तो इग्नोर कर दिया ना, तो JIA-XAL ऐड कर लो, इससे बनने वाला EMF हो जाता है ER। ER के परपेंडिकुलर वैल्यू आती है FR, यहां से मान लो एंगल अल्फा है, और इसके सेम फेज में आती है FAR। अब हम क्या जानते हैं, FF होता है FR माइनस FAR। अब FR और FAR के बीच का जो एंगल है देखो 90 प्लस अल्फा, तो FF को लिखते हैं FR स्क्वायर प्लस FAR स्क्वायर माइनस 2FR FAR cos 90 प्लस अल्फा अंडर रूट, तो ये क्या हो गया, FR स्क्वायर प्लस FAR स्क्वायर प्लस 2FR FAR साइन अल्फा। तो देखो बस फर्क ये आ गया लास्ट मेथड से कि FR1 की जगह हम यूज करने लगे FR का, और FAR प्लस FAL की जगह करने लगे FAR का। ठीक है, अब इसके अंदर भी देखो सेम ही चीज करते हैं, अगर अल्फा चाहिए तो वैसे ही करते हैं, देखो एज्यूम IA एज रेफरेंस, तो VT जो है IA से लीड करेगा कितने एंगल से, फाई। तुम लिखोगे ER क्या होगा, VT एंगल फाई प्लस IA एंगल 0 इंटू RA, IA एंगल 0 इंटू JXAL। RA वाली टर्म तो अक्सर इग्नोर भी हो जाती है,
और ये जो ई आर आएगा ये आएगा मॉड ई आर एंगल अल्फा। तो यहां से अल्फा मिल जाता है। तो एक पॉइंट लिखना, इन ऑर्डर टू फाइंड एफ एफ वी नीड 3 क्वांटिटीज एफ आर, एफ ए आर एंड अल्फा। ठीक है, ये 3 क्वांटिटीज चाहिए। यूजिंग फेजर एडिशन ऑफ वीटी and the leakage voltage drop, we can find ER and hence we can find the angle alpha। ठीक है, तो एंगल अल्फा भी निकाला जा सकता है। अब एंगल अल्फा आने के बाद 2 क्वांटिटीज बचती हैं, FR और FAR। तो नेक्स्ट लिखना, स्टेप्स टू डिटरमाइन वोल्टेज रेगुलेशन यूजिंग पोटियर ट्रायंगल मेथड। तो इसमें लिखो, कनेक्ट अ ZPF लैगिंग लोड एट ऑल्टरनेटर टर्मिनल्स दैट ड्रॉज अ डिजायर्ड वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट। एक ऐसा लोड कनेक्ट कर दो जो जितना आर्मेचर करंट पे तुम्हें मशीन चलानी है उतना ही करंट ड्रॉ करे। नेक्स्ट, स्टेप 2, फाइंड ER यूजिंग VT प्लस JIA XAL। देखो ये 90 डिग्री लैग कर रहा है करंट, JIA XAL इसमें ऐड अगर कर लोगे थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, तो ये जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी ER। ठीक है, तो ER किससे निकल गया हमारा, VT प्लस JIA XAL से, क्योंकि RA इग्नोर्ड है। स्टेप 3, assume OCC gives correct relation between ER and FR, so find FR using OCC। जैसे पिछली बार FR1 निकाला था, इस बार मैं ये बोल रहा हूं कि FR निकाल लो OCC से। ठीक है, FR निकाल सकते हैं OCC से, और ZPFC को ना मैं थोड़ा और नीचे कर लेता हूं, या एक काम करो VT को ना थोड़ा ऊंचा कर लो, वरना ये रिजल्ट एकदम अनरियलिस्टिक रह जाएगा। VT थोड़ा बड़ा रहेगा और JIA XAL थोड़ा छोटा रहेगा। अब नेक्स्ट लिखना, फाइंड FF using intersection of VT with ZPFC। देखो ये लाइन, लाल वाली लाइन से जो इंटरसेक्शन आएगा ये आएगा FR1, और ये ZPFC से जो आता है वो होता है FF। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, सॉरी FR1 नहीं FR, ये क्या होता है अपना, ये होता है FAR। जैसे पिछली बार यही डिफरेंस को तुमने बोला था FAR प्लस FAL, इस बार क्या बोलोगे, सिर्फ FAR। तो अब देखो ये जो ट्रायंगल बनता है, ये ट्रायंगल, इसका ये हाइट, ये हाइपोटेनस और ये इसका बेस, ये जो ट्रायंगल आया इसे कहते हैं पोटियर ट्रायंगल। ठीक है, यहां पे AB क्या है इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, लीकेज का ड्रॉप। BC क्या है, आर्मेचर रिएक्शन का MMF। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखना, द ट्रायंगल ABC इज कॉल्ड एज पोटियर ट्रायंगल। अगला पॉइंट लिखना, यूजिंग द बेस ऑफ पोटियर ट्रायंगल वी कैन डिटरमाइन FAR which can then be subtracted from FR using vector subtraction, जो हमने ये लिखा है, to determine FF। Next point, using the value of FF we can derive EMF from OCC। अब EMF भी आ गया। लास्ट पॉइंट, यूजिंग EMF and VT
वी कैन डेराइव वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेशन जो निकाल सकते हो वो ईएफ और वीटी से निकाली जा सकती है। मेरी बात यहां तक क्लियर हुई? अब देखो पोर्टियर ट्रायंगल के अंदर ना और भी चीजें हम लोग करते हैं। यहां से जाती है एयर गैप लाइन। एयर गैप लाइन मैंने पहले ही बताया था ना ओसीसी के अंदर। अब एयर गैप लाइन के पैरेलल ना लाइन यहां से भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये इसके पैरेलल है एयर गैप लाइन के, तो ये वाला पॉइंट हो जाता है डी। अब इस ट्रायंगल को देखो जब शिफ्ट करते हैं ना एबीसी को जब शिफ्ट करते जाते हैं धीरे धीरे, तो ये सी वाला यहां आता है सी डैश, सी डबल डैश, ए वाला यहां चलता रहता है लगातार में ए डैश, ए डबल डैश, तो लास्ट में आते आते यहां पे आ जाता है सपोज सी ट्रिपल डैश, ये ए ट्रिपल डैश, और ये पोर्टियर ट्रायंगल पूरा ऐसे बन जाता है। तो पोर्टियर ट्रायंगल को पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है बिटवीन ओसीसी एंड जेडपीएफसी। ऐसे हिलाते 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 इसे नीचे ले आओ, मूव करा लो ऊपर से भाई, ये ट्रायंगल ऐसे ले आओ नीचे, तो ये नीचे लाओगे ना तो यहां तक फिट हो जाता है। तो ये जो डिफरेंस होता है ये होता है एफ ए आर। ठीक है, ये मेरी बात क्लियर हुई कि एफ ए आर कितना गैप होता है। तो इस मेथड में अच्छी बात क्या आती है कि लीकेज को तो वोल्टेज की तरह लिया और आर्मेचर रिएक्शन को एमएमएफ की तरह लिया, इसलिए ये मेथड ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है। अब देखो इस पे अगर न्यूमेरिकल बनता है तो किसी कन्वेंशनल पेपर में ही बन सकता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं बनेगा। क्यों? पहले तो देखो ईआर निकालोगे, ईआर से अल्फा एंगल आएगा और ग्राफ देख के ईआर से बताओगे एफआर, फिर वीटी से बताओगे एफएफ, दोनों के डिफरेंस से क्या आएगा एफएआर, एफआर एफआईआर और अल्फा आने के बाद आएगा एफएफ, एफएफ से निकालोगे ईएफ, किस ग्राफ से ओसीसी से, एफएफ से निकालोगे ईएफ, ईएफ और वीटी पता होने के बाद निकलेगा वोल्टेज रेगुलेशन। तो ये सारे मेथड जो डिस्कस कर रहे हैं ये सब प्रैक्टिकल मेथड है, ये सब तुम एग्जाम के अंदर पूरा अप्लाई कर पाओ कम चांस है, लेकिन इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मैं ये कह सकता हूं हाइट ऑफ पोर्टियर ट्रायंगल क्या बताता है, तो तुरंत आंसर आना चाहिए इट गिव्स द लीकेज वोल्टेज ड्रॉप। मैं कहूं बेस ऑफ पोर्टियर ट्रायंगल क्या बताता है, तुम कहोगे इट गिव्स आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? ठीक है, ऐसे ही एक बार एक क्वेश्चन आया था कि ओसीसी और जेडपीएफसी में जो टोटल गैप है ए ई, ये टोटल गैप क्या है? ये टोटल गैप है टोटल वोल्टेज ड्रॉप, यानी आर्मेचर रिएक्शन प्लस लीकेज। अगर सिर्फ बी तक लोगे तो लीकेज है, ई तक लोगे तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप है जो कि आर्मेचर रिएक्शन प्लस लीकेज। एक पॉइंट ये भी लिख लेना, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन ओसीसी एंड जेडपीएफसी gives the total voltage drop, gives the total voltage drop across armature reaction and leakage। ठीक है, तो ये मेथड बाकी दोनों से ज्यादा एक्यूरेट है। लास्ट लिखना, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन मेथड, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन मेथड। अब देखो इन सभी मेथड में मैं एक एजम्पशन ले रहा था कि ओसीसी सही रिलेशन देता है हर ईएमएफ और एमएमएफ के बीच में, ईएफ और एफएफ, ईआर और एफआर सबके बीच में। लेकिन एएसए मेथड क्या करता है, सैचुरेशन की वजह से जो चेंजेस आते हैं उसको भी एज अ वोल्टेज ड्रॉप कंसीडर करता है। तो ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, इसको ज्यादा डिटेल में कवर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लाइन लिख लो, एएसए मेथड considers saturation effect as a separate voltage drop, so it is most accurate of all the methods, most accurate of all the methods। अब नेक्स्ट लिखना, the voltage regulation in descending order is, पहला लिखो EMF method greater than ASA, greater than Portier triangle,
ग्रेटर देन एमएमएफ मेथड। यानी अपर लिमिट जो है वोल्टेज रेगुलेशन की कौन बता रहा है, ईएमएफ मेथड, और लोअर लिमिट कौन बता रहा है, एमएमएफ मेथड। और मोस्ट एक्यूरेट चारों में एएसए, और मेन 3 मेथड में पोर्टियर ट्रायंगल। तो बेसिक बेसिक चीजें इन मेथड्स के बारे में तैयार रखो, एमएमएफ और पोर्टियर ट्रायंगल के। बट ईएमएफ मेथड फुल डिटेल में आना चाहिए। मोस्ट कॉमनली आस्क्ड मेथड होता है ईएमएफ मेथड, ठीक है। तो अब यहां से ये समझ आ गया कि ऑल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के तरीके क्या होते हैं बिना जनरेटर को एक्चुअली चलाए। तो अब आगे क्या बात करेंगे, हम ईएमएफ की बात कर चुके हैं, वोल्टेज रेगुलेशन की। अब मैं आगे बात करूंगा जनरेटर और मोटर के अंदर पावर की, लेकिन वो सब बातें नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।